किसान साथियों, अगर आपके धान में बालियाँ निकलने वाली है तो बालियाँ निकलने से पहले क्या करना चाहिए, बालियाँ निकल रही हैं तो क्या करना चाहिए और बालियाँ निकलने के बाद क्या करना चाहिए। आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिएगा। कोई भी आपके मन में सवाल हो, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करिए। और अगर अभी तक आपने SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। कोई भी आपके मन में सवाल हो, कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए हम आज की इस यूजफुल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि धान में अगर बालियाँ निकलने वाली है तो हमें क्या करना चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी होती हैं, किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से खादों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं और क्या हमें नहीं करना चाहिए। ये तमाम जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सबसे पहले जानेंगे बालियाँ निकलने वाली हैं, यानी बालियाँ आने से पहले। अब बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था को हम गोब की अवस्था भी बोलते हैं या गबोड अवस्था भी बोलते हैं। इस अवस्था में कुछ बातों का खासकर आपको ध्यान देना होता है, कुछ गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि हमें क्या ध्यान देना चाहिए इस अवस्था में। मतलब जब बालियां बनना चालू होती हैं, यह अवस्था धान की फसल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था में आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। जैसे सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, भले ही आप कुछ ना कर पाएँ लेकिन खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। इस बात का सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, क्योंकि इस साल उतना अच्छे से बरसात नहीं हुई है। नमी की कमी हर जगह देखी जा रही है और नमी की कमी अगर हो जाती है तो वहाँ पे किसान साथियों बहुत दिक्कत आती है। पौधे का समुचित विकास सही ढंग से ना होने के कारण आपकी बालियाँ छोटी रह सकती हैं, आपकी बालियों के अंदर दाने कम आ सकते हैं, दाने का भराव सही से नहीं हो सकता है। ये तमाम समस्याएं देखी गई हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि पौधे का अच्छे से विकास हो, बालियों का सही से निर्माण हो, बालियाँ आपकी छोटी ना रह जाएं, तो यहाँ पे नमी आपको बना के रखना चाहिए जब तक आपके दाने का भराव ना हो जाए। अर्थात जब तक आपके दाने के अंदर चावल सही से ना आ जाए तब तक खेत में नमी की कमी भूल कर भी आपको नहीं करनी है। इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अब मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ नमी बना के रखना। हो सकता है किसी किसी किसान साथी को ये बात पसंद ना आती हो, लेकिन नमी सबसे ज़रूरी होता है। ये तो आपको पता ही होगा। पौधे के विकास के लिए जैसे हमें खादों का इस्तेमाल करना होता है, अच्छी किस्मों का चयन करना होता है, अच्छे से देख रेख करना होता है, मतलब सूरज की रोशनी की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे ही नमी यानी पानी का भी काफ़ी अहम योगदान होता है किसी भी फसल के विकास के लिए। पानी की कमी इस अवस्था में नहीं होने देनी है। बस केवल इस बात को आपको हमेशा अपने दिमाग में रख के चलना चाहिए। तो पहला तो हो गया, नमी की कमी नहीं होने देनी है। अब ऐसा नहीं कि बालियाँ निकलने से पहले बालियाँ के अंदर, दाने के अंदर जब तक चावल अच्छे से मजबूत ना हो जाए तब तक नमी की, मतलब चावल का जो रंग है वो सुनहरा जब तक ना हो जाए तब तक नमी होनी चाहिए। उसके बाद में आपको नमी कम, मतलब उसके बाद में आपको सिंचाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद में हमारी फसल पकने की तरफ बढ़ जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक गलती आप करते हैं। जैसे नमी वाली तो बात अलग हो गई, एक गलती हम ये करते हैं कि जब बालियाँ निकलने वाली होती हैं, जैसा कि मैंने अपने पिछले कुछ वीडियो में भी आपको बताया हुआ था, अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि यूरिया खाद या फिर कोई भी खाद, आपको यूरिया, कुछ किसान साथी DAP वगैरह भी डालने का प्रयास करते हैं। तो जब बालियाँ निकलने वाली होती हैं उस समय फास्फोरस का काम तो होता है, ये तो आपको पता होगा कि हम 05234 का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 05234 कितना डालते हैं, DAP कितना डालते हैं, DAP का इस्तेमाल इस समय नहीं करना होता है। अक्सर किसान साथी अच्छे, मतलब ज़्यादा उत्पादन के प्रयास में कुछ गलतियाँ करते हैं। अब 05234 कब डालना है ये तो आपको पता ही होगा, बालियाँ आने से पहले डालना है। लेकिन यहाँ पे यूरिया या फिर DAP या फिर किसी भी दानेदार खाद का इस्तेमाल जब बालियाँ निकलने वाली होती हैं, या गोब अवस्था जिसको हम बोलते हैं, या फिर बालियाँ मान लीजिए कुछ प्रतिशत निकल भी आई हैं, तो ऐसी अवस्था में भी आपको यूरिया या फिर कोई भी खाद भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप बालियाँ आने से पहले या फिर बालियाँ निकलते समय यूरिया डाल देंगे तो क्या होगा, आपके पौधे का जो अभी ध्यान होता है वो पौधे के बीज के, यानी आपके पौधे के बालियों के विकास की तरफ होता है। इस समय पौधा बढ़वार एकदम बंद कर देता है, आपके बालियों का निर्माण करता है। अब जब आप नाइट्रोजन डाल देते हैं तो क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। नाइट्रोजन इस अवस्था में डालने से पौधा फिर से बढ़वार करने लगता है, जिससे आपकी फसल ज़्यादा लंबी हो जाती है, तने कमज़ोर रह जाते हैं, जिससे आपके पौधे के गिरने की संभावना बढ़ जाती है। अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमें सबसे ज़्यादा नुकसान किस अवस्था में होता है। जब हमारी फसल गिर जाती है
तो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। इस बात का तो सभी किसान साथियों को पता ही होगा। मान लीजिए धान के दाने अभी निकलने वाले हैं या फिर निकल रहे हैं या निकल आए हैं, इस अवस्था में हमारी फसल गिर गई, क्या होगा? आपकी कच्ची फसल रहेगी, आप उसको काट भी नहीं पाएंगे। ये तो बाद में गिर जाती है तो अलग की बात रहता है, कम नुकसान होता है। मान लीजिए दाने पकने वाले होते हैं, उस अवस्था में कई बार गिर जाती है, तो थोड़ा समय के बाद हम अपनी फसल को काट भी सकते हैं। लेकिन इस अवस्था में तो हम अपनी फसल को काट भी नहीं सकते हैं, और काफ़ी काटने में भी काफ़ी दिक्कत आती है, बीमारियाँ लग जाती हैं। कई बार हमारे दाने काले ख़राब हो जाते हैं, फंगस वगैरह लग जाता है, पानी ज़्यादा होने की वजह से कई बार हमारी फसल भी सड़ जाती है। तो पौधे गिरने से बचाने के लिए भी और पौधे के अच्छे उत्पादन मतलब फसल में अच्छा उत्पादन पाने के लिए भी यूरिया या फिर डीएपी या फिर कोई भी खाद आपको 50 दिन के ऊपर नहीं डालना है। यूरिया कब डालना है इसके ऊपर हमने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया है। अंतिम यूरिया आपको 50 दिन के अंदर ही डाल देना है, 30 से 40 किलो। साथ में पोटास भी आपको डालना चाहिए। अब बहुत सारे किसान साथी पोटास का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उन्हें मैं बता दूं पोटास भी काफ़ी आवश्यक तत्व होता है पौधे में अच्छा उत्पादन पाने के लिए। तो जब आप अंतिम यूरिया डालते हैं, अगर आपने मान लीजिए अभी तक आपकी धान की फसल 50 दिन के अंदर की ही है और अभी तक आपने एक बार भी पोटास नहीं डाला है, तो ऐसी अवस्था में 25 किलो पोटास साथ में 30 से 40 किलो यूरिया आप 50 दिन के अंदर डाल देंगे, या 55 दिन तक भी डाल सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। अब मान लीजिए अब अगर आपने पहली बार यहाँ पे पोटास कब डालना होता है, पोटास का इस्तेमाल आपको 2 बार करना होता है। पहली बार रोपाई के समय आधी मात्रा डालिए, आधी मात्रा 40-50 दिन के अंदर डालिए। तो पोटास आपको 25 से लेकर 40 किलो तक डालना होता है। 25 किलो बहुत जल्दी तैयार होने वाली किस्मों में और 40 किलो देर से तैयार होने वाली किस्मों में 30 से 35 किलो मध्यम अवधि वाली वैरायटी में डालना होता है। तो आधी मात्रा, मान लीजिए देर से कोई किस्म तैयार होती है तो 40 किलो आप डालेंगे, तो 15 किलो 20 किलो आप रोपाई के समय डालेंगे और 20 किलो डालेंगे 40-50 दिन पे। ऐसे ही मान लीजिए कोई वैरायटी मध्यम अवधि वाली है तो 30-35 किलो डालेंगे। मान लीजिए 30 किलो डालने वाले हैं तो 15 किलो रोपाई के समय, 15 किलो 40-50 दिन पे। ऐसे ही जो किस्में बहुत जल्दी, मान लीजिए कोई वैरायटी आपकी बहुत ही जल्दी 100 दिन के आसपास ही तैयार हो जाती है, तो उसमें आप पोटास डालेंगे 25 किलो 12.5 किलो रोपाई के समय और 12.5 किलो के आसपास 40 या 45 दिन पे ही डाल देंगे, तो अच्छा लाभ मिलेगा। पोटास का इस्तेमाल अवश्य करना, लेकिन 50 दिन के अंदर करना है, बाद में करेंगे ज़्यादा लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे गलती हम क्या करते हैं, यूरिया या फिर कोई अन्य खाद अगर आप गर्भ अवस्था में डालते होंगे तो लाभ नहीं मिलता है। यहाँ पे एक गलती हम और करते हैं, कई बार क्या करते हैं कि इस अवस्था में हम दानेदार ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल कर देते हैं। यह गलती भी आपको नहीं करनी है। ग्रोथ प्रमोटर का अगर आप चाहते हैं अच्छे से लाभ मिले तो आपको रोपाई के समय ही या फिर 1 सप्ताह के भीतर ही इसका इस्तेमाल कर देना होता है, तभी आपको इसका सर्वाधिक लाभ मिलता है। क्योंकि ग्रोथ प्रमोटर लंबे समय तक काम करते हैं, तो अगर आप रोपाई के समय नहीं डालेंगे तो उतना अच्छे से लाभ आपको अगर आप बालियाँ निकलते समय डालते हैं तो नहीं मिलेगा। आप डाल सकते हैं, लेकिन आप लिक्विड वाला डाल सकते हैं जो तरल रूप में आता है, जैसे आप चाहें। तो अगर आपका थोड़ा सा बजट है, मान लीजिए आपकी फसल थोड़ा सा आपको कमज़ोर दिख रही है, अच्छे से मतलब विकास नहीं हुआ है, तो आप विकास तो होने वाला नहीं क्योंकि अब बालियाँ निकलने वाली है, फिर भी अगर आप चाहते हैं अच्छी बालियाँ निकले तो बहुत सारे किसान साथी लिक्विड वाला ग्रोथ प्रमोटर बालियाँ निकलने से पहले जब आप 052-34 वगैरह डालते हैं तो डाल सकते हैं। तो सागरिका जो इफ़को की आती है लिक्विड वाली, 250 ml से लेके 500 ml के बीच तक आपको मात्रा डाल देना होता है, साथ में 052-34 डाल देना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ गलतियाँ हम और करते हैं। जब बालियाँ निकल आती हैं, जब फ्लावरिंग की अवस्था आती है, तो फूल जिस समय आपके खेत में खिला हुआ होता है उस समय मतलब आया हुआ होता है, उस समय कोई भी चीज़ आपको छिड़काव यानी स्प्रे विधि से प्रयोग नहीं करना है। इस बात का किसान साथियों आपको ध्यान देना है। अगर आप कुछ भी स्प्रे विधि से डालते हैं तो क्या होता है कि फ्लावरिंग पे दिक्कत आती है, पोलिनेशन सही से नहीं होता है, दाने का भराव अच्छे से नहीं हो पाता है, दाने आपके खाली रह सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लावरिंग की अवस्था में कुछ भी नहीं डालना होता है। अब हम 052-34 की भी बात कर लेते हैं। बालियाँ निकलने से पहले ही गोब की अवस्था में डालिए 1 से लेकर 1.5 किलो। साथ में आपको डालना चाहिए बोरोन। अब यहाँ पे डालने का सबसे अच्छा समय गोब की अवस्था में ही होता है, बालियाँ आने से पहले ही होता है। तो जो बोरोन 20% वाला आता है, लगभग 100 से 125 ग्राम NPK 052-34 1 से 1.5 किलो डाल दीजिए। मान लीजिए गोब की अवस्था में पीलापन पत्तियों में दिखता है तो आप यूरिया का भी छिड़काव करिए। 2 किलो दानेदार यूरिया घोल बना के आप छिड़काव कर सकते हैं। साथ में जिंक जो आती है 12% वाली, लगभग 125 या 100 ग्राम के आसपास लीजिए। तो यहाँ पे हमने 4 चीज़ें बताई, 052-34 1 से 1.5 किलो, बोरोन आपको बताया हमने,
लगभग आपको 100 से 125 ग्राम बोरोन लेना है। साथ में 2 किलो यूरिया लेना है, पीलापन हो तभी यूरिया लीजिएगा। साथ में आपको लेना है जिंक 12% वाला, जो EDTA जिंक आता है, चिलेटेड जिंक आता है। यहाँ पे जिंक सल्फेट आपको नहीं डालना, क्योंकि हम 0.34 डालेंगे और 0.34 में फास्फोरस होता है, और फास्फोरस के साथ हम जिंक सल्फेट नहीं डाल सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें हमने बताई आपको। सभी का अलग अलग बर्तनों में अलग अलग चीज़ों में घोल बनाइए। उसके बाद में टंकी में एक साथ डाल के किसान साथी इस्तेमाल बालियाँ आने से पहले गोब की अवस्था में करेंगे। बहुत ही बेस्ट लाभ मिलेगा। आपकी फसल में नाइट्रोजन की भी पूर्ति होगी, फास्फोरस की पूर्ति होगी, पोटेशियम की पूर्ति होगी, बोरोन की पूर्ति होगी, जिंक की पूर्ति होगी। मतलब ज़्यादातर तत्वों की पूर्ति इस अवस्था में जितना पौधे को चाहिए उतना हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आप 20-25 किलो यूरिया डाल के पूर्ति करेंगे तो फसल आपकी गिर जाएगी। यहाँ पे हमने जो भी मात्रा बताई है वो अपने फसल के हिसाब से डालना है। यूरिया तभी डालना है जब पत्तियों में पीलापन हो, बाकी अन्य चीज़ें आप डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 0050 हमें डालना होता है या 13045। अक्सर हम 0050 का इस्तेमाल दाने भरते समय यानी बालियाँ निकलने के बाद करते हैं, लेकिन एक NPK और आता है जिसको हम 13045 के नाम से जानते हैं। इसमें 13% नाइट्रोजन भी पाया जाता है। कई बार क्या होता है कि जब बालियाँ निकल आती हैं तो जो फ्लैग लीफ होती है, जिसको हम झंडा पत्ती बोलते हैं, वही आपकी फ्लैग लीफ ही अंत में भोजन बनाती है। बाकी सारी पत्तियाँ तो नीचे चली जाती हैं, जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण सही से नहीं हो पाता है, सूरज की रोशनी सही से नहीं पहुँच पाती है। तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए बालियाँ निकल आई हैं, आपकी पत्तियों में फ्लैग लीफ में पीलापन है, तो आप 13045 डालिए। अगर पीलापन नहीं है तो आप 0050 डालिए, 1 से लेकर 1.5 किलो बालियाँ निकलने के बाद। उम्मीद करते हैं वीडियो जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो जानकारी पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।